दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ज़बरदस्त गिरावट बाज़ार में। इस गिरावट के पीछे की वजह को भी समझेंगे और ये गिरावट आगे और बढ़ने वाली है या फिर बाज़ार के लिए कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी, आगे निकट भविष्य में क्या संभावना बनेगी उसको अच्छे से समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक बड़ा फैसला किया है। वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है और वेदांता ने डिविडेंड भी दिया है। वेदांता लिमिटेड में खरीदारी भी बहुत अच्छी हुई और वेदांता काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन बाजार का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ऊपर के लेवल से नीचे आ गया। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति वेदांता की, क्या डीमर्जर के पहले और बेहतर करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो बीएससी सेंसेक्स देख सकते हो कि 73,661 के स्तर पे आज क्लोजिंग दी है। 1611 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली, यानी 2.14% गिरा बीएससी सेंसेक्स। तो आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। बाजार संभल नहीं रहा है, लगातार गिर रहा है। एक दिन की तेजी उसके बाद फिर भारी गिरावट हो जाती है। तो आज जो मार्केट क्रैश कर गया, इसके पीछे तीन बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये दबाव देखने को मिला बाजार में। तो जो पहला यहाँ पे रीज़न बना, आप देख सकते हो कि जो एशिया पैसिफिक के अंदर जितने मार्केट आप देखें वहाँ पर ग्लोबल जो इसमें जो रीज़न बने हुए वो बाजार के फेवर में नहीं है। और इस समय यूएस ईरान का जो युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट में भी देखें तो दबाव की स्थिति थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दी यहाँ पे दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम यहाँ पे युद्ध को थोड़ा रोक रहे हैं, हम यहाँ पे आने वाले समय हम सेटलमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इजराइल ने आज भी अटैक किया ईरान पे, ईरान की तरफ से भी हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ गया है। तो ग्लोबल सारे के सारे मार्केट डाउन है, जिसमें देखें तो साउथ कोरिया की तरफ से जो देखें यहाँ पे रीजन में कॉप्सी जो है उसमें कॉस्पी में 3.6% की गिरावट, निक्की के अंदर देख लो कि 1.6% की गिरावट, हांगकॉन्ग से हैंगसेंग में देखें तो 0.2% की गिरावट। इस तरह से जितने भी इंडेक्स देखे सब दबाव में थे, तो इसका भी असर देखने को मिला। तो बाजार में दबाव की स्थिति की वजह से पूरा माहौल बना। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो एफआई का आउटफ्लो। तो ये देख सकते हो कि लगातार एफआई बाजार में पैसे बेच रहे, अपना पैसा निकाल के यहाँ से निकल रहे। देख सकते हो कि करीब बुधवार को भी उन्होंने 1805 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। ये 19वां सीजन है जब आप देखें सेशन के दौरान उन्होंने लगातार अपनी बिकवाली की है। तो ये देखो ईयर टू डेट के हिसाब से 1.5 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली उन्होंने ऑलरेडी कर दी है। तो ओवरसीज जो फंड है वो लगातार अपनी जो मनी है बाजार से विड्रॉ कर रहे हैं। और ये जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है इसकी वजह से बाज़ार में जो करेंसी वीक हो गई है। और इसका सबसे बड़ा असर भी यही है कि एफआई की वजह से ही जो पैसा निकला, जिससे एफआई जो निकालने का दबाव हमारे रुपीज़ पे भी आ गया। अब तीसरा यहाँ पे रीज़न देख सकते हो कि वीक रुपी। तो इंडियन रुपी जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। आप देखिए तो इस समय हमारा इंडियन रुपी डॉलर के सामने 94 के लेवल को टच कर गया है, यानी ऑल टाइम लो पे। तो लगातार इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होने से देख लो कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, आने वाले समय ऑयल की प्राइस के बढ़ने का प्रेशर, ये सारी बातें बाजार के लिए ठीक नहीं है, जिससे बाजार दबाव में आ गया है। अब इसका असर वेदांता पे देखने को मिला और वेदांता 649 पर क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 3.04% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि वेदांता आज 3% के आसपास गिरा, क्योंकि यहाँ पे आज एक्स डेट भी थी। अब आप देखें जो 11 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड है वो किसी को मिलने वाला नहीं है। तो वेदांता लिमिटेड का जो शेयर है वो अब यहाँ पे देखो कि एक्स डेट पर आज आपको टर्न होता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड का ऐलान हो गया था उसके लिए फ्राइडे अब आखिरी दिन था। जिसके पास भी डीमैट अकाउंट में आज शेयर है वो सारे एलिजिबल होंगे, उन सबको 11 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है फाइनल 2025-26 के लिए। तो ये देखो कि वेदांता करीब 4,300 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड बांटने जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 28 मार्च ऑलरेडी सैटरडे की इसकी जो है एक्स डेट थी, इसका मतलब कल बाजार क्लोज है, तो आज की दिन ही फाइनल डेट हो गई है। इस वजह से भी यहाँ पे लोगों ने अब नहीं खरीदारी, क्योंकि अब डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। तो 2001 से लेके अभी तक देख सकते हो कि 49 टाइम डिविडेंड बांट चुकी है वेदांता। काफ़ी अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का, और डिविडेंड यील्ड में 5% के आसपास, जो दूसरी कंपनियों के मुकाबले बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से भी लोग डिविडेंड के लिए यहाँ पे वेदांता में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अब दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने अपनी
Q4 की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर दिया है। तो वेदांता की कंपनी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि जो इनसाइड ट्रेडिंग रूल्स बना हुआ है 2015 उसके तहत जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो उसको क्लोज करना होता है रिजल्ट तैयार होने के बाद। तो कंपनी ने अपने रिजल्ट की तैयारी कर ली है और कंपनी के जितने भी लोग अंदर से संबंधित हैं उनको पता है रिजल्ट कैसा है, इसलिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। तो ये 1 अप्रैल 2026 बुधवार से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 आवर के बाद में नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो बिल्कुल ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुके हैं, अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे कंपनी से संबंधित जो भी है। तो कंपनी के प्रमोटर यानी अनिल अग्रवाल और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। दूसरे प्रमोटर ग्रुप से जो लोग होंगे वो भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया। जितने भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी से संबंधित लोग हैं, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो अब क्लोज है। वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कभी भी वो उसका गैर फायदा न उठा ले, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट कैसा है। इसी वजह से सेबी ने रूल्स बनाए। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है, मतलब रिजल्ट जल्दी हमारे सामने होगा। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें, पिछला रिजल्ट दिसंबर थोड़ा सा कमज़ोर था। आप देखें तो कंपनी की टोटल इनकम दिसंबर में 23,861 करोड़ के आसपास थी, जबकि सितंबर में ये 40,464 करोड़ के आसपास थी, तो कमी हुई है। टीआई ग्रोथ 41.03% डाउन रहा, जबकि सितंबर में 4.26% अप था। टोटल खर्च की बात करें 18,126 करोड़ के आसपास खर्च था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में खर्च 33,406 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च भी बढ़ा सितंबर में। टी ग्रोथ देखो कि 45.74% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 8.71% अप था। एबिटाडा 5,735 करोड़ का बताया था Q3 में, जबकि Q2 में ये एबिटाडा 7,058 करोड़ के आसपास था। अब एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 18.74% डाउन था दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में ये 12.64% डाउन था। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये देखो कि 5,710 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया था दिसंबर क्वार्टर में, वैसे सितंबर में 1,798 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने कमाई, दिसंबर में प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है सितंबर के मुकाबले। अब प्रॉफिट ग्रोथ में देखें तो 217% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जबकि यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर में 43.55% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन 24.04% के आसपास बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में ये 17.44% के आसपास था। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रदर्शन ठीक रहा है दिसंबर का। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.93% के आसपास बताया दिसंबर में, जबकि सितंबर में मात्र 4.44% के आसपास था। बेसिक ईपीएस 14.62 रुपये तक पहुंच गया है दिसंबर में, जो सितंबर में 4.61 रुपीज़ के आसपास था। उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट बेहतर होगा। अब यहाँ पे भी वेदांता के अनिल अग्रवाल ने इकोजेन बदलने के लिए पूरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आने वाले उसमें गेम बदलने की तैयारी कर लिया। टाटा स्टील के साथ में इन्होंने एक ज़बरदस्त प्लानिंग की। तो यहाँ पे देखो वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने सस्टेनेबल और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग दिशा में काम करने जा रही है। हिंदुस्तान जिंक दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड जिंक उत्पादन कंपनी है। अब उसने टाटा स्टील के साथ में अपनी 2 दशक पुरानी साझेदारी को और मजबूत करने का एक नया फैसला किया, एक नया पार्टनरशिप भी है। इस समझौते के तहत टाटा स्टील अपने स्टील निर्माण में हिंदुस्तान जिंक के लो कार्बन जिंक सॉल्यूशन इकोजेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख सकते हो कि इकोजेन एशिया का पहला लो कार्बन जिंक है जिसे पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके बनाया जाता है। पारंपरिक जिंक के मुकाबले इकोजेन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो 75% तक कम होता है। प्रति टन जिंक के उत्पादन में 1 टन से भी कम CO2 का उत्सर्जन होता है। तो गैल्वेनाइज स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक का इस्तेमाल होता है। इकोजेन के उपयोग से प्रति टन गैल्वेनाइज स्टील पर लगभग 400 किलोग्राम यानी CO2 उत्सर्जन रोका जा सकता है, यानी जो पोल्यूशन है वो कम होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपने डिकार्बनाइजेशन की वजह से इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और ये जिंक की वजह से देखें तो पोल्यूशन भी कम होगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप टाटा स्टील के साथ कर ली है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।